उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा के रण में हरियाणा दौरे पर सीएम धामी। संसदीय क्षेत्र फरीदाबाद में की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मांगी वोट। हरिद्वार में चारधाम यात्रियों का आना जारी। 31 मई तक रजिस्ट्रेशन बंद करने से बढ़ी परेशानी। यात्रियों का फूटा गुस्सा, पुलिस ने कराया शांत। रुड़की की गंग नहर से मिले मां बेटे के शव। यूपी के बिजनौर के हैं मृतक। पुलिस ने परिजनों को दी सूचना, जांच में जुटी। रामनगर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में लकड़ी की जब्त। तस्करों में मचा हड़कंप। तराई पश्चिमी वन प्रभाग क्षेत्र का मामला। और उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में फिर बरसेंगे बादल। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। मैदानी क्षेत्रों में आग उगल रहा सूरज। और खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं हरियाणा के गुरुग्राम, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आजादी के बाद थे और पिछले 10 वर्षों में दोनों की तुलना करेंगे। आजादी के बाद से लेकर इन 10 वर्षों से पहले जितना निर्माण कार्य हुआ था, उससे दुगना मोदी जी के इन 10 वर्षों के कालखंड में हो गया है। आज भारत रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। भारत का जो 70% से अधिक स्वदेशी रक्षा संशोधनों का इस्तेमाल हो रहा है। 85 से भी अधिक देशों को भारत आज रक्षा सामग्री का निर्यात कर रहा है। आधुनिक भारत के निर्माण के साथ साथ गरीब कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इतनी सारी योजनाएं जो गरीबों को समर्पित है। जन धन योजना से अगर हम शुरू करते हैं, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन की मिशन की योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, लखपति दीदी योजना, आयुष्मान भारत योजना, ऐसी अनेक योजनाएं जिन्होंने समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को अंत्योदय की ओर ले जाने का काम किया है। इसके साथ ही मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों। बढ़ेंगे खबरों की ओर। हरियाणा के फरीदाबाद में आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 10 वर्षों में देश में बहुत काम हुआ है। सुनाएंगे। मोदी जी ने पूरे भारत को अपना परिवार मानकर, 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार का सदस्य मानकर रात दिन काम किया है। हर पल और हर क्षण देश के लिए लगाया है, देश को समर्पित किया है। उन्होंने देश के लिए तपस्या की है भाइयों बहनों। देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने जीवन का एक एक पल और एक एक क्षण लगाया है। उन्होंने एक पल भी विश्राम नहीं किया है, एक पल भी रुके नहीं है। उन्होंने अगर जीवन जिया है, उन्होंने अगर काम किया है, तो केवल और केवल भारत के 140 करोड़ अपने परिवारक जनों के लिए किया है भाइयों बहनों। अपने परिवार को और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। बुधवार को भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी और प्रदेश महामंत्री नेत्रपाल मौर्य आदि कैलाश यात्रा से लौटते समय लोहाघाट पहुंचे। लोहाघाट पहुंचने पर भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद सिंह वर्मा समेत भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में ओबीसी समाज के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। ओबीसी समाज का जितना बड़ा उत्थान हमारे उत्तराखंड में हुआ है और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस समाज को दिया है। ओबीसी आयोग का गठन करके ओबीसी समाज का सम्मान, ओबीसी समाज में जितने भी समाज रहते हैं उनके बच्चों के लिए, जो गरीब है हमारे, उनके लिए केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और जो हमारे सैनिक विद्यालय, इसमें भी 27% आरक्षण का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और ओबीसी समाज का जो उत्थान हो रहा है वो भाजपा में ही और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं।
कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार निकाय चुनाव को पूरे तरीके से टालने का प्रयास कर रही है। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार हाईकोर्ट को गुमराह करने में भी पीछे नहीं है। गलत शपथ पत्र देकर कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। निकाय चुनाव में भी सरकार ने कुछ ऐसा ही किया है। में जो साक्ष्य और प्रमाण देने चाहिए वो सत्यता पे देने चाहिए। तो सरकार को पहले कहना नहीं चाहिए था कि हम जून में करा देंगे। और हमें तो पता था कि तकनीकी तौर से, क्योंकि आचार संहिता ही जिस दिन शपथ ग्रहण होता है उस दिन हटती है, तो वो तो वैसे ही 6 जून के बाद होगा। तो अब किस सोच के साथ इन्होंने वो शपथ पत्र सम्मानित हाईकोर्ट में दिया, ये गंभीर विषय है कि सरकार कोर्ट को भी गलत अपने शपथ पत्र दे रही है और फिर पब्लिक में आके अलग बात कह रही है। तो मेरे ख्याल से 4 जून को जो झटका लगने वाला है, उस झटके की देरी और उस विलंब से के बाद ही विचार हो पाएगा कि निकाय चुनाव ये कब कराएं। रुड़की गंग नहर में 2 शव बहते देख मोनू जलवीर ने आसफ नगर जहाज से बड़ी दिक्कतों से शव को बाहर निकाला, जिसके बाद पता चला कि ये शव मां बेटे के हैं। दोनों उत्तर प्रदेश के बिजनौर के पिरान कलियर से आए हुए थे और बेटा कई दिनों से बीमार चल रहा था, जिसके चलते उसकी मां भी मानसिक रूप से तनाव में रहती थी और काफी दिनों से वो पिरान कलियर क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रहे थे। पर आज उन दोनों के शव गंग नहर में मिले हैं। परिजनों को सूचना दे दी गई थी और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दोनों माँ बेटे थे, इन दोनों ने हाथ बांध रखा था। दोनों हाथ बांधे कूदे। इन बेटे ही दिमाग से मेंटल था, बेटे चक्कर नहीं माँ कूदी हाथ बांधे। ये बिजनौर से रहने वाले कलेर हाजिरी पे आए हुए थे। ये फोन नंबर से सूचना मिली थी, मंगलोर थाने में फोन आया था। पहले बात तो बोली दुकान से उधर से पार्क से बेचते हुए गई है। इसके घर वालों का नंबर आया था, मेरे घर वालों को बात करी है। तो घर वालों ने तब पहचान करी तो हमारी इन दोनों ने अपने बताई, तो आपस में डाम पे जाते इनकी बॉडी निकाली दोनों की। तराई पश्चिमी वन प्रभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम में स्थित एक गोदाम से भारी मात्रा में अवैध लिपस्टिक के गिल्टे बरामद करने की सफलता हासिल की है। लिपस्टिक के गिल्टे बरामद किए हैं, लिप्टिस के गिल्टे बरामद किए हैं। वन विभाग की कार्रवाई के बाद लकड़ी तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। इस संबंध में जानकारी देते हुए तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि मंगलवार की देर रात मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम चोरपानी में स्थित एक गोदाम के अंदर लकड़ी तस्करों के द्वारा अवैध रूप से लिप्टिस के गिल्टे छुपा कर रखे गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची विभाग की टीम ने जाकर देखा तो अधिकारियों और कर्मचारियों के होश उड़ गए। डीएफओ ने बताया कि मौके से टीम ने 100 अवैध गिल्टे बरामद कर उन्हें अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई की है। साथ ही बताया कि इस मामले में उनके स्तर से भी कार्रवाई की जा रही है। हमको मुखबिर की सूचना मिली थी हमको कि वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई है यूकेलिप्टस की। तो हमारी टीम वहाँ पर गई तो वास्तव में वहाँ पे उनको लकड़ियाँ मिली हैं। तो ये पता चला कि ये बर्निंघम की लॉट से में जो यूकेलिप्टस का पातन हो रहा है उसकी तरफ से जो उनके ढुलान के ठेकेदार हैं उनके द्वारा डाली। तो वो लकड़ियाँ हमने लगभग 100 नग है करीब वो अभी उनका नपत वगैरह चल रही है। बाकी इस तरह सूचना तो उसके बाद ही पता चलेगी कितना घन मीटर की क्वान्टिटी है, लेकिन लगभग 100 नग है। तो और उनको हमने अपने कब्जे में लेकर के अपने यहाँ वन क्षेत्राधिकारी पोखरा का क्षेत्र है वो उनके द्वारा कब्जे में लेकर के उसकी नपत वगैरह की जाए। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगते नेशनल हाईवे 309 रानीखेत मोटर मार्ग पर अब वाहन स्वामियों ने बजाया प्रेशर हॉर्न तो कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कॉर्बेट पार्क के समीपवर्ती 500 मीटर क्षेत्र पूर्व से ही साइलेंट जोन घोषित किया गया है। 50 डेसिबल से ज्यादा नॉइज लेवल की आवाज करने पर कार्रवाई की जाएगी। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हर वर्ष लाखों की तादाद में पर्यटक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वनों और वन्य जीवों के दीदार के लिए पहुंचते हैं। कॉर्बेट पार्क के समीपवर्ती 500 मीटर क्षेत्र साइलेंट जोन घोषित है, जिसमें 50 डेसिबल से ज्यादा की आवाज करने पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाती है। ईस्ट कॉर्बेट पार्क के पास पड़ने वाले रानीखेत 309
नेशनल हाईवे मोटर मार्ग पर अब वाहन स्वामियों ने अगर प्रेशर हॉर्न या 50 डेसिबल से ज्यादा की आवाज में हॉर्न बजाया तो उन पर कार्बेट प्रशासन कार्रवाई करने के लिए तैयार है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एक साइलेंट जोन है। 500 मीटर तक समयव्याप्ति में वो 50 डेसिबल से नीचे उसका होना है, नॉइस लेवल उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और अभी दिकोली ग्राम पंचायत से हमें एक रिक्वेस्ट आया था कि वहाँ पे प्रेशर हॉर्न बहुत यूज किया जा रहा है तो उससे नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। उसको देखते हुए हमने एसडीएम को लिखे हैं, एसडीएम रामनगर को लिखे हैं, उनको सूचित करते हुए कि अगर कोई भी यूज करते हैं तो वो पुलिस को या रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस पर कार्रवाई करेगा। और उसके साथ साथ हमारा वन विभाग भी इसमें सक्षम स्तर है। 2021 नॉइस रूल्स के तहत आरओ भी एक सक्षम अधिकारी है जो नॉइस रूल का उल्लंघन पे कार्रवाई कर सकते हैं। तो अगर यदि कोई यूज करते हैं प्रेशर हॉर्न्स इस साइलेंट जोन में तो उन पे कार्रवाई किया जाएगा। और वन्य जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा उत्तराखंड वन्य जीवों के हमले से भी त्रस्त है। आए दिन इनके हमले की घटनाएं सुर्खियां बनती जा रही। अब जब बरसात आने वाली है तो चिंता के बादल अधिक गहराने लगे हैं, क्योंकि अब तक के अनुभव बताते हैं कि बरसात के दिनों में वन्य जीवों के हमले की घटनाएं बढ़ जाती हैं। वन विभाग के द्वारा इस बार वन्य जीवों के हमले को रोकने के लिए पहले से तैयारी शुरू कर दी गई है, ताकि आने वाले समय में वन्य जीव हमले से मानव जीवन को बचाया जा सके। कि हमारा जो विश्लेषण है मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं का, उससे ये स्पष्ट होता है कि वर्षा काल के जो महीने हैं वो ऐसी घटनाओं की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। और इसलिए हमने इस बार इसके लिए पूरी तैयारी करने का प्रयास किया है। पिछले वित्तीय वर्ष में नए उपकरणों के लिए, जिसमें ट्रैंक्विलाइजिंग गन से लेके कैमरा ट्रैप से लेके एनाइडर से लेके रेस्क्यू किट इत्यादि क्रय किए जाने थे, उसके लिए 10 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सभी प्रभागों को उपलब्ध कराई गई है। हमने प्रभागों को निर्देशित किया गया है कि जो उपकरण, और उसमें लाइट वेट केजेस भी सम्मिलित हैं। काशीपुर में बीती रात रामनगर रोड स्थित रामलीला मैदान में श्री श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट काशीपुर के द्वारा खाटू श्याम बाबा की महासंकीर्तन का आयोजन किया गया। श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट काशीपुर के द्वारा आयोजित महासंकीर्तन रामनगर रोड स्थित रामलीला मैदान में आयोजित किया गया था। इस संकीर्तन में पंचकूला पंजाब से आए दीपक लखा ने श्रद्धालुओं को अपने भजनों पर झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं मुरादाबाद से आए नागेंद्र रघुवंशी के अलावा काशीपुर के शुभम तिलकधारी और वंशिका गुप्ता ने बाबा की महिमा का गुणगान कर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। कलयुग के ये अवतार है और कलयुग के अंतिम चरण तक प्रत्येक घर में इनकी ज्योति जरूर प्रकाशमान होगी। और सभी श्याम प्रेमियों से अनुरोध है कि जितने भी लोग हैं उन्हें एक बार खाटू अवश्य लेकर जाएं, कीर्तन में अवश्य गाएं। और प्रत्येक श्याम प्रेमी का दायित्व यही है कि वो हर घर में ज्योति जलाने में श्री श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट का सहयोग करे। बाबा श्याम का भव्य कीर्तन आयोजन हो रहा है। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, श्याम के दरबार में आए, अपने जीवन को कृतार्थ करें और बाबा श्याम के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं पहली बार काशीपुर आया हूँ। मैं सभी प्रेमियों से ये निवेदन करता हूँ कि आप सभी मुझे प्यार देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ये मेरा पहला बाबा श्याम का कीर्तन जो कि हरिद्वार दरबार में। लोहाघाट पिथौरागढ़ एनएच में लोहाघाट के एमजे होटल से लेकर मरोड़ा खान तक की 4 किलोमीटर के टुकड़ी को एनएच विभाग के द्वारा लावारिस हालत में छोड़ दिया गया है। इस स्थान में एनएच की टुकड़ी की स्थिति काफी दयनीय है। एनएच के द्वारा कोई भी कार्य इस स्थान में नहीं किया जा रहा। एनएच विभाग की इस कार्य प्रणाली पर लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं बुधवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शंकर बोहरा और अन्य लोगों ने एनएच के अधिकारियों से इस सड़क में डामरीकरण, नाली निर्माण करने और जल्द बाईपास निर्माण की मांग की है। तो मेरे को तो उसको देख के ये लग रहा है, मैं कल ही उस रास्ते से जो गया हूँ, उस सड़क से गया हूँ, उसमें मेरे को एनएच का जैसा तो कहीं से कहीं तक कुछ जो है दिख ही नहीं रहा है एनएच का। तो जिस तरह मैं गुजरा और बारिश की बहुत, उसमें बहुत ही लंबा जो है तालाब सरोवर बना हुआ था, उसमें
मैं कह रहा हूँ कि वाहन पलटने से बच गया, लेकिन जो है ये कितनी लापरवाह बात है। मैं जो है कर्मचारियों से भी हमारा आग्रह है और सरकार से भी आग्रह है, या तो उसको भाई मेरे को लगता है एनएच का दर्जा नहीं दिया है, या यदि दिया गया है तो इतनी लापरवाही जो है ये अपने आप में जो है विभाग की जो है एक घोर लापरवाही जो है मानी जाएगी। लोहाघाट के हथरंगिया में प्रसिद्ध कालू सैयद बाबा की मजार में लगने वाले हिंदू मुस्लिम कौमी एकता का प्रतीक उर्स मेला इस बार 24 मई से 26 मई तक आयोजित किया जा रहा है। बुधवार को मजार के मुतावल्ली हसमत बाबा ने लोहाघाट एसडीएम रिंकू बिस्ट को 3 दिवसीय उर्स मेले में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शांति और सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाने की मांग करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया है। उस मेले में दूर दूर क्षेत्र से मेले का आनंद उठाने के लिए जायरीन पहुंचते हैं। वहीं मजार के मुतावल्ली हसमत बाबा ने बताया कि इस वर्ष उर्स मेले को काफी धूमधाम और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि 24 मई को उर्स मेले का कुरान खानी के साथ शुभारंभ किया जाएगा। 25 मई को चादरपोशी की रस्म अदायगी की जाएगी और पूरे नगर में चादरपोशी का जुलूस भी निकाला जाएगा। सरजमीन लोहाघाट में हजरत कालू सैयद बाबा का उर्स मेला बड़ी धूमधाम से बनाया जाता है। हर साल की भांति इस साल भी बड़ी धूमधाम से बनाया जाएगा और हिंदू मुस्लिम एकता की ये मिसाल है। तो हर साल की भांति आप जो भी है बाबा की कृपा सबके ऊपर बनी रहती। बाबा जो है सबके हैं, किसी अनेक करिए बाबा सब सत्य धर्म के सब धर्म के हैं, सनातन धर्म के बाबा हैं। हरिद्वार में चारधाम यात्रा के लिए लोगों का आना लगातार जारी है। भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने पहले 19 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई थी, जिसे अब 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इससे हरिद्वार पहुंच चुके श्रद्धालु तीर्थ यात्रा के लिए ना तो आने जा पा रहे हैं और ना ही वापस घर लौट पा रहे हैं। तीर्थ यात्रियों का कहना है कि प्रशासन से सही सपोर्ट नहीं मिलने और ठहरने के पूरे बंदोबस्त नहीं होने की वजह से उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन के मुताबिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले तीर्थयात्रियों को आगे जाने दिया जा रहा है, लेकिन चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में भारी भीड़ और यात्रियों को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में एक बार फिर से गर्भगृह दर्शन शुरू हो गए। अब धाम पहुंचने वाले सभी भक्त मंदिर के गर्भगृह में जाकर बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मंदिर में भक्तों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए फिलहाल वीआईपी दर्शन बंद रहेंगे। जो भक्त चार्टर्ड से केदारनाथ पहुंचेंगे वही वीआईपी गेट से अंदर जा सकते हैं। सभी तीर्थ पुरोहितों ने मिलकर के कल एक बहुत बड़ा विरोध किया। एक स्वर में सभी ने विरोध किया कि वीआईपी बंद होना चाहिए। आज वो वीआईपी भी बंद है और पूर्व परंपरा अनुसार जो भगवान बाबा केदारनाथ जी के दर्शन गर्भगृह में सभी देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु करते थे, वो आज पुनः प्रारंभ हो गया है और अब इस अखंडता को हम टूटने नहीं देंगे। जो भी देश विदेश से श्रद्धालु आएगा वो अब हमेशा के लिए पूर्व परंपरा के अनुसार ही गर्भगृह में दर्शन करेगा। इधर उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश के नर्सिंग अधिकारी को महिला डॉक्टर से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। ऋषिकेश कोतवाली के प्रभारी शंकर सिंह बिस्ट ने कहा कि आरोपी सतीश कुमार ने रविवार शाम को अस्पताल परिसर में डॉक्टर के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की और उसे अश्लील एमएमएस भी भेजे गए। इस घटना से रेजिडेंट डॉक्टरों में गुस्सा है। उन्होंने सोमवार को डीन एकेडमिक्स के कार्यालय के बाहर नारेबाजी की प्रदर्शन किया। इस दौरान आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है।
कुमाऊं की लाइफलाइन के रूप में पहचानी जाने वाली कीमू बस सर्विस यानी कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन के द्वारा यात्रियों के लिए ई टिकटिंग की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि यात्रियों की शिकायत के बाद कीमू को निर्देशित किया गया था कि वो अपने बसों में ई टिकटिंग की व्यवस्था लागू करें, जिसके लिए उन्हें 3 महीने का समय भी दिया गया था। अब यात्रियों की सुविधाओं को देखकर ई टिकटिंग की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। हालांकि इसे पूरी तरीके से लागू करने में अभी थोड़ा समय और लगने वाला है। केमू द्वारा पहल करते हुए एक मशीन अब उनके द्वारा परचेज की गई है और एक बस में उनके द्वारा ई टिकटिंग के माध्यम से टिकट चालू की गई है और उनके द्वारा थोड़ा सा टाइम मांगा जा रहा है क्योंकि जनरली जो ड्राइवर्स हैं और कंडक्टर्स हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं है कि इसको कैसे यूज़ करें और उस मशीन की कॉस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उनके द्वारा टाइम के लिए कहा गया हमें थोड़ा और टाइम दे दिया जाए। तो हम आरटीए में अभी इनका प्रस्ताव और रिक्वेस्ट के लिए रखेंगे कि इनको और समय दे दिया जाए जिससे सभी गाड़ियाँ फिर ई टिकटिंग को यूज़ कर सकें। ऊधम सिंह नगर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। बदमाशों में पुलिस और प्रशासन का कोई भय नहीं रहा। ऊधम सिंह नगर में बदमाशों ने एक युवक की बेरहमी के साथ पिटाई कर दी। आरोपियों ने बीच बचाव करने आए भाई के साथ भी मारपीट की है। मारपीट की घटना हालांकि सीसीटीवी में कैद हो गई है। मारपीट की घटना में घायल दोनों युवकों को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं पीड़ितों के पिता ने कोतवाली पुलिस को बदमाशों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। बेसिकली ये एक घटना है मारपीट की जो किच्छा थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई है। इसमें हमें अभियोग में तहरीर हमें प्राप्त हो गई है। इसमें अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर दिया है और इसमें भी घटना कारित करने वालों को हम चिन्हित कर रहे हैं। उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी और इसमें जो घटना के कारण है उसकी भी हम लोग जाँच कर रहे हैं और जो भी लोग संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इधर वनों में लग रही लगातार आग पर इन दिनों थोड़ा विराम जरूर लगा है, जिससे विभाग सहित आम जनमानस ने राहत भरी सांस ली है। जंगलों में लगी आग के चलते वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा है। वन्य जीवों पर भी जान का खतरा पैदा हो गया था। इस बीच तराई पूर्वी वन विभाग के डीएफओ हिमांशु बागरी का कहना है कि पिछले 15 दिनों से डिवीजन में वनाग्नि को लेकर ऐसी कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है और जंगलों में आग लगाने के आरोप पर अब तक 7 लोगों पर मुकदमे भी दर्ज कर लिए गए हैं। बरसात न होने के कारण से मौसम एकदम शुष्क बना हुआ था, जिस कारण से वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं। किंतु हमारे जो क्रूज स्टेशन है, फायर वॉचर जो रखे गए हैं, उनके द्वारा किसी भी वनाग्नि को 2-3 घंटों में बुझा लिया गया। कोई वनाग्नि बड़ी नहीं हुई है, तो पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया गया है और पिछले लगभग 15 दिन से कोई भी वनाग्नि की दुर्घटना प्रभाग में हुई नहीं है। तो जो हमारी हो रखी हैं 7 लार्ज फायर हो रखी हैं, जिनको कि कंट्रोल कर लिया गया था। और पर ये भी जो फायर थी हमारी जब भीषण गर्मी हुई थी उस समय हुई थी, उसके बाद से कोई घटना नहीं हो रही है। मॉनसून के मौसम में बाजपुर में लेवड़ा नदी हर साल उफान पर आती है और बाजपुर समेत आसपास के इलाकों को अपनी जद में लेकर खासा नुकसान भी पहुंचाती रहती है। एक बार फिर मॉनसून करीब है, लेकिन प्रशासन की लेट लतीफी के चलते अभी तक ना तो नदी की सफाई का काम पूरा हो सका है और ना ही नदी के आसपास क्षेत्रों को अतिक्रमण करने वाले लोगों से अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। इस पर कुंभकर्णी नींद में सोए स्थानीय प्रशासन की आंख तब खुली जब प्रदेश स्तर पर मामले को उठाया गया, जिसके बाद नदी को उफान से रोकने के लिए सफाई कार्य शुरू कराए गए, जहां शासन के निर्देश पर सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर संजय शुक्ला और एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने सिंचाई और राजस्व विभाग को टीमों के साथ नदी का निरीक्षण करने भेजा है। देखिए, इसमें विगत वर्ष जो बाढ़ आई थी और जो समस्याएं यहाँ आ गई थी, मुख्यतः नदी के जो वाटरवे है उसको कम करने की वजह से आई थी। उसमें मलबा भर गया था, तो उसको साफ करने के लिए सिंचाई विभाग ने एस्टिमेट्स वगैरह बनाए थे, वो स्वीकृत भी हो गए हैं और उसमें काम चालू है। उसका टेंडर भी ओपन होने वाला है और मानसून से पहले साफ करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और जहाँ कहीं भी अतिक्रमण है उसमें ये भी निर्देश दिए गए हैं कि प्रशासन से मिलकर उनको अविलंब अतिक्रमण से मुक्त भी। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।